हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 7 से यहां पर कितना बन रहा है, 8 है। तो 7 से 8 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 7 और 1 मिलकर बन जाएगा 8 है। इसी प्रकार से यहां पर आगे चलना है। 8 से कितना बन रहा है, 10 है। 8 से 10 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10 है। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है, 13। तो 10 से 13 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखो 10 के अंदर यदि हम क्या कर दें, +3 कर दें तो 10 और 3 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है, 17। 13 से 17 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 13 और 4 मिलकर बन जाएगा 17। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 17 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहां पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +1, उसके बाद में क्या हुआ, +2, उसके बाद में क्या हुआ, +3, उसके बाद में क्या हुआ, +4। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है कंटिन्यू, +1, +2, +3, +4। तो अब यहाँ पर +4 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा +5। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 17 के अंदर क्या कर दें, इस 5 को ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 17 के अंदर +5 कर देंगे तो 17 और 5 मिलकर बन जाएगा 22। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि 22 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 22 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। यानी कि हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के अल्फाबेट लेटर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि ACEG से यहां पर IKMO कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से ACEG से यहां पर IKMO लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि PRTV से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है। अब तरीका क्या है, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप सभी के सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए
सबसे पहले है ए आता है 1 नंबर पर है, फिर है सी आता है 3 नंबर पर है, उसके बाद में है ई आता है 5 नंबर पर है, फिर है जी आता है 7 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे है आई आता है 9 नंबर पर है, आई के बाद में के आता है 11 नंबर पर है, उसके बाद में एम आता है 13 नंबर पर है, एम के बाद में है ओ आता है 15 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर आगे देखिए, आगे है पी आता है 16 नंबर पर है, उसके बाद में आर आता है 18 नंबर पर है, आर के बाद में टी आता है 20 नंबर पर है, टी के बाद में क्या है वी आता है 22 नंबर पर है। अब यहां पर इतना कर लिया, अब क्या करना है, यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना है, यहां पर अब आपको देखना है केवल संख्या को। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में यहां पर देखिए 1 से कितना बन रहा है 9, 1 से 9 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 1 और 8 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 11, 3 से 11 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 3 और 8 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 13, 5 से 13 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 5 के अंदर भी क्या कर दें +8 कर दें तो 5 और 8 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए यहां पर 7 से कितना बन रहा है 15, तो 7 से 15 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 7 और 8 मिलकर बन जाएगा 15। यानी कि यहां पर हुआ क्या है, जो यहां पर ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर +8 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब हम भी क्या काम करेंगे, यहां पर जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर +8 करके जो अल्फाबेट लेटर आएंगे उन सभी को यहां पर भर देंगे। अब करना क्या है वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई एक बार हम क्या करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहां पर देखिए सबसे पहले पी कितने नंबर पर आता है 16 नंबर पर है। 16 के अंदर यदि हम +8 कर देंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 16 और 8 हो जाएगा 24। 24 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 24 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एक्स, तो यहां पर हम भर देंगे एक्स। ठीक है, फिर क्या है पी के बाद में है आर आता है 18 नंबर पर है। 18 के अंदर +8 कर देंगे तो 18 और 8 हो जाएगा कितना 26 है। तो मेरे भाई 26 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, 26 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है जेड, तो यहां पर हम भर देंगे जेड। फिर यहां पर देखिए आर के बाद में है टी कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर है। 20 के अंदर +8 कर देंगे तो मेरे भाई 20 और 8 कितना हो जाएगा, 20 और 8 हो जाएगा 28। लेकिन अल्फाबेट लेटर होते हैं कितने 26 हैं, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 28 के बना देंगे पार्ट। देखिए 26 लेटर तो होते हैं, 26 के अंदर +2 कर देंगे तो 26 और 2 हो जाएगा 28। अब 26 लेटर होते हैं, 26 को छोड़ दीजिए, यहां पर कितने लेटर हैं 2 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, 2 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है बी, तो यहां पर हम भर देंगे बी, यानी कि 28 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आएगा बी। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखिए टी के बाद में है वी आता है 22 नंबर पर है। 22 के अंदर भी +8 कर देंगे तो 22 और 8 हो जाएगा कितना 30 है। लेकिन अल्फाबेट लेटर होते हैं कितने 26 हैं, तो मेरे भाई यहां पर हम कर सकते हैं 26 + 4 हो जाएगा 30। 26 को छोड़ दीजिए, यहां पर कितना है 4 है। 4 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, 4 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डी, तो यहां पर हम भर देंगे डी, यानी कि 30 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आएगा डी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि PRTV इन सभी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे, तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर आएगा XZBD। अब हमें देखना है XZBD ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, लोहे में जंग किसके संपर्क में आने से लगती है, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि लोहे में जंग किसके संपर्क में आने से लगती है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लोहे में जंग लगती है ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए।
और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आकर ले सकता है। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, काली मिट्टी का विस्तार कहां पर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है सर्वाधिक? तो मेरे भाई महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है किसका? काली मिट्टी का। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो मेरे भाई याद रखना, काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि 7 से यहाँ पर 46 कैसे बना है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि 7 से यहाँ पर 46 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि 11 से यहाँ पर 118 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 7 से यहाँ पर 46 बनाने के लिए क्या किया गया है? सबसे पहले इस 7 का किया गया है स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 से 46 बनाने के लिए क्या किया गया है? इस 49 में से -3 किया गया है। तो 49 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 46। और यहाँ पर देखिए 46 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ पर पता करेंगे कि 11 से यहाँ पर 118 कैसे बना है या फिर इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या? सबसे पहले तो इस 11 का करेंगे स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। और देखिए यदि हम 121 में से क्या करें? -3 कर दें तो यहाँ पर बच जाएगा 118। और ध्यान से देखिए 118 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है? इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का हम सबसे पहले तो स्क्वायर कर दें और जो संख्या है उसमें से -3 करने पर यहाँ पर 78 बन जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए
यदि हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या 9 रख दें तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 9 का पहले स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। और यहाँ पर देखिए यदि हम 81 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 81 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 18। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 9, और 9 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 106, ऑप्शन सी है 105 और ऑप्शन डी है 110। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सुशील कुमार कुश्ती खेल से संबंधित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकता है। आपसे पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखना दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। और 90% स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई दोनों क्वेश्चन सेम जैसे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा गया है, तो ये कहा गया है कावेरी नदी को। ठीक है, और यहाँ पर पूछ लिया जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा कि दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से याद करना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेशियम यौगिक है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से KCl एक पोटेशियम यौगिक है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। और यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर देखिए 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंदिरा गांधी नहर बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इंदिरा गांधी नहर बांध सतलुज नदी व व्यास नदी के संगम पर स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो याद रखना, जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेडोलॉजी, ऑप्शन बी है लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी है पेट्रोलॉजी, और ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? ऑप्शन ए कन्नौज के युद्ध में, ऑप्शन बी है पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी के युद्ध में, और ऑप्शन डी है तालीकोटा के युद्ध में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए।
और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई, यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ था कब? 17 मई 1540 में। किन किन के बीच हुआ था? तो मेरे भाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था और इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि मैटूर बांध जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है यह किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मैटूर बांध जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में और ऑप्शन डी है मेघालय राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गरबा जो नृत्य है ये गुजरात राज्य का है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मुगल शासक औरंगजेब वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे।
और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और जो भी अभ्यर्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्लास लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए चाहता है तो वो भी इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके बोल सकता है कि हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। मेरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ग्रुप डी एग्जाम के लिए जितनी भी क्लास होती है सभी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 19 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो समझना उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। तो चलिए फिर मिलते हैं।